Welcome back to Modern Study Pro. After a while break, we are back with a new series for first year grades. In this series, we are going to complete 3 subjects: biology, physics and chemistry, plus a bonus, physics numericals. तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका टॉपिक नाम है सेल एंड सबसेल्यूलर ऑर्गेनेली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो फेडरल बोर्ड 2025 एडिशन के मुताबिक है और मैं इन स्लाइड्स को उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। तो चले शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड आ गई है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि सेल हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक सेल वाले हों या बहुत सारे, सब सेल से बने हैं। और नए सेल्स कहाँ से आते हैं? वो पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। इस स्लाइड में सेल के मेन पार्ट्स भी दिखाए गए हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। इन सब को हम आगे जाकर समझेंगे। इस स्लाइड में जो फंक्शंस हैं, जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सब सेल के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। मूवमेंट का मतलब है सेल का अपनी जगह बदलना या अपने अंदर के पार्ट्स को हिलाना। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे सेल खाना तोड़कर एनर्जी हासिल करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है सेल अपने अंदर का एनवायरनमेंट बैलेंस रखता है, जैसे टेम्परेचर या पानी वगैरह। ग्रोथ का मतलब है सेल का साइज बढ़ना या ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना। न्यूट्रिशन का मतलब है सेल का एनर्जी के लिए खाना लेना और उसे अब्सॉर्ब करना। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे सेल अपने बॉडी से वेस्ट निकालता है। और रिप्रोडक्शन का मतलब है सेल का डिवाइड होकर अपने जैसा नया सेल बनाना। ये स्लाइड हमें सेल थ्योरी के बारे में बताती है। इसमें इसकी हिस्ट्री और मेन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। श्लाइडन और श्वान ने बताया कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं, और वर्चो ने ये ऐड किया कि नए सेल्स पुराने सेल्स की डिवीजन से आते हैं। सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, और नए सेल्स पुराने सेल से ही बनते हैं। इस स्लाइड में वैलिडेशन के लिए पास्चर का एक्सपेरिमेंट भी है, जिससे साबित हुआ कि सेल्स खुद ब खुद पैदा नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वायरसेस जो सेल्स नहीं होते, और हमारे बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता या बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्लाइड में बताया गया है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया में होती है। ये सख्त होती है और सेल को शेप देती है। खासतौर पर प्लांट्स में सेलुलोज से बनी होती है। दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में मौजूद होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी वो खुद चुनती है कि क्या सेल के अंदर और बाहर जाएगा। इस स्लाइड में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी दिखाया गया है, जो बताता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की एक लेयर है जिसमें प्रोटीन्स आइसबर्ग्स की तरह तैरते रहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी बनाए रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं जो सेल रिकग्निशन में मदद करते हैं। तो डिटेल्स में जाएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बुनियादी ढांचा लिपिड्स की 2 लेयर्स बनाती हैं, जिन्हें लिपिड बायलेयर कहते हैं। ये लिपिड्स दरअसल फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिनके हेड्स पानी की तरफ होते हैं और टेल्स अंदर की तरफ फंसी रहती हैं। प्रोटीन्स इस बायलेयर में धंसी होती हैं और बहुत सारे काम करती हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना या सिग्नल्स रिसीव करना। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है, खासतौर पर टेम्परेचर चेंज होने पर। और कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से पर होते हैं और सेल्स को एक दूसरे को पहचानने में मदद करते हैं। सेल सिग्नलिंग, हाउ सेल्स कम्युनिकेट। सेल्स एक दूसरे से बात करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं रिलेटिव बनकर, जिसे लिगेंड कहा जाता है। इस स्लाइड में 4 स्टेजेस दिखाए गए हैं। स्टेज 1 में सिग्नल मॉलिक्यूल निकलता है। स्टेज 2 रिसेप्शन में ये सिग्नल सेल के रिसेप्टर पर जाकर लगता है, जैसे चाबी ताले में लगती है। स्टेज 3 ट्रांसडक्शन में वो मैसेज सेल के अंदर पास होता है सिग्नलिंग पाथवेज के जरिए। और आखिर में स्टेज 4 रिस्पॉन्स, जिसमें सेल मैसेज के मुताबिक काम करता है, जैसे ग्रो करना या मूव करना। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। इस स्लाइड में बताया गया है कि सेल के अंदर और बाहर चीजें कैसे जाती आती हैं। 2 मेन तरीके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर डिफ्यूजन या मेम्ब्रेन से पानी का गुजरना, ऑस्मोसिस। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें सेल एनर्जी खर्च करता है चीजों को फ्लो के खिलाफ पंप करने के लिए, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेल को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि चीजें अपने खुद के फ्लो के मुताबिक मूव करती हैं। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर ऐसे जाते हैं जैसे आप कमरे में परफ्यूम स्प्रे करें तो उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी गुजरता है एक मेम्ब्रेन से, ताकि सेल के दोनों तरफ सॉल्यूट की मिकदार बराबर रहे। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल एनर्जी या एटीपी इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो चीजों को उनकी नेचुरल मूवमेंट के खिलाफ पुश कर रहा होता है, जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना। साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। इस स्लाइड में सेल के अंदर के मुख्तलिफ पार्ट्स और उनके काम बताए गए हैं, और सेल को एक फैक्ट्री के तौर पर दिखाया गया है।
न्यूक्लियस सेल का दिमाग है जो सब कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है जो एनर्जी बनाता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो चीजों को इधर उधर ले जाता है, साइटोप्लाज्म जेली जैसा फ्लूइड है जिसमें सब पार्ट्स तैरते हैं, गोल्जी अपैरेटस पोस्ट ऑफिस है जो प्रोटीन्स को पैक करता है, और लाइसोसोम्स ट्रैश कैन है जो वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। इस स्लाइड में 2 सेल टाइप्स का फर्क बताया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं जैसे बैक्टीरिया, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए बस ऐसे ही तैरता रहता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे ह्यूमंस या प्लांट्स, इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और 2 मेन टाइप्स हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। स्टेम सेल्स वो ब्लैंक सेल्स होते हैं जो अभी तक फैसला नहीं कर पाए कि उन्हें क्या बनना है, लेकिन उनमें ये पोटेंशियल होती है कि वो किसी भी सेल टाइप में बदल सकें, जैसे मसल सेल, ब्रेन सेल या ब्लड सेल। इस स्लाइड में पोटेंसी का मतलब भी बताया गया है, यानी उनकी बदलने की सलाहियत। स्टेम सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मेडिसिन में उन्हें डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दिल के मसल्स को ठीक करना या नर्व्स को रीजनरेट करना। स्टेम सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज नहीं होते, यानी उनका कोई खास काम नहीं होता और वो किसी भी दूसरे सेल टाइप में बदल सकते हैं। उनकी बदलने की सलाहियत को पोटेंसी कहते हैं। कुछ स्टेम सेल्स बहुत पावरफुल होते हैं जो टोटीपोटेंट, यानी वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जबकि कुछ कम पावरफुल होते हैं लाइक प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट, जो सिर्फ खास सेल्यूलर लाइनेजेस में बदलते हैं। अपने बॉडी में ये सेल्स रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं, पुराने सेल्स को रिप्लेस करते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट उन पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हार्ट अटैक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज या एल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का इलाज तलाश किया जा सके। एंडोसाइटोसिस इज लाइक सेल ईटिंग, जब सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली चीजों को रैप करके अंदर ले जाती है, जैसे ये पार्टिकल दिखाया है। और एक्सोसाइटोसिस इज द ऑपोजिट, स्पिटिंग, जब सेल वेस्ट या किसी मटेरियल को वेसिकल में पैक करके बाहर निकाल देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजें जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स वो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो सेल को बल्क ट्रांसपोर्ट का तरीका यूज करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, वेस्ट बाहर निकालने के लिए या दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए। बेसिकली इट्स अबाउट लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट। ओके, अब ये स्लाइड है माइटोसिस के बारे में। ये वो प्रोसेस है जिससे सेल्स डिवाइड होते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए। पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्या तो पहला स्टेप है प्रोफेज, जहां क्रोमोसोम्स कंडेंस होके विजिबल हो जाते हैं और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन टूटने लगता है। फिर आता है मेटाफेज, इसमें क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर में लाइन बना लेते हैं। एनाफेज में ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और सेल के ऑपोजिट कॉर्नर्स पे चले जाते हैं। और लास्ट में है टेलोफेज, जहां 2 नए न्यूक्लियाई बनते हैं और सेल फुली डिवाइड हो जाता है। अब ये है मायोसिस, जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें डीएनए एक बार कॉपी होता है पर सेल 2 बार डिवाइड होता है, जिसकी रिजल्ट में 4 यूनिक डॉटर सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल के मुकाबले आधे क्रोमोसोम्स के साथ। ये स्पर्म और एग सेल्स बनाने के लिए होता है। मेन डिफरेंस ये है कि माइटोसिस बॉडी सेल्स में होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, और रिजल्ट्स में 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है स्पर्म और एग सेल्स बनाने के लिए, और रिजल्ट्स में 4 यूनिक सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल के मुकाबले आधे क्रोमोसोम्स के साथ। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन का फाइनल स्टेप है, जहां साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बनाता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, ताकि दोनों सेल्स को कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए और ऑर्गेनेल्स मिल सके। इसके बगैर सेल एक ही रह जाता है विद मल्टीपल न्यूक्लियाई। ओके, अब ये स्लाइड हमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रही है, जैसे सेल का सिक्योरिटी सिस्टम। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया में होती है। ये टफ होती है और शेप प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में होती है। ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब ये चूज करती है कि क्या चीज सेल के अंदर जाएगी और क्या बाहर निकलेगी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखें, ये लिपिड्स का एक समंदर है जिसमें प्रोटीन्स आइसबर्ग की तरह तैरते हैं। ये है कंपैरिजन लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। इस स्लाइड के की फीचर्स देखते हैं, सोर्स, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और स्पेसिमेन। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट यूज करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की कम होती है, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है टाइनी डिटेल्स को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन देता है, मतलब वेरी डिटेल्ड इमेज, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज थोड़ी ब्लरी हो सकती है। और लास्ट में लाइट माइक्रोस्कोप से हम लिविंग सेल्स को देख सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ डेड स्पेसिमेंस पे काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। मॉडर्न स्टडी प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।